दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश सिरोठिया। दोपहर मेट्रो के डिजिटल टीवी के संग में आपके सामने एक नए मुद्दे के साथ हाजिर हूं। बिहार में चुनाव की 6 महीने से ज़्यादा चली लंबी रस्साकसी के बाद ये साफ तौर पर तय हो गया कि एनडीए महागठबंधन को मीलों पीछे छोड़कर आगे निकल चुकी है। लेकिन अब सवाल यही है कि बिहार में अब आगे क्या नीतीश कुमार के माथे पर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का सेहरा बनेगा, या नीतीश कुमार खुद भी 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी होंगे, या उनको जनता दल यू के साथ ही मुख्यमंत्री बनने के लिए अड़े रहने के लिए कहेंगे, या नीतीश जब अपने सर्वोत्तम परफॉर्मेंस करने के बाद मुख्यमंत्री पद के त्याग करेंगे। यूँ तो आपको पता ही है कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों से बिहार में राज्य के बीच में जीतन राम मांझी का एक हल्का सा साल भर का 1.25 साल का दौर छोड़ दें, जो खुद नीतीश कुमार ने छोड़ा था, और बाद में फिर उन्होंने जीतन राम मांझी को अलग करके खुद मुख्यमंत्री पद की संभाली थी। एनडीए का साथ लेकर वो भाजपा में उन्होंने एनडीए में भाजपा का साथ लेकर उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के सफ़रनामे को आगे बढ़ाया, और नरेंद्र मोदी के साथ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चेहरा घोषित होने के बाद उन्होंने दूरियां भी बनाई, और फिर उन लालू से नाता जोड़ा जिनके कारण वो बेइज्जत होकर उनसे अलग हुए थे। लेकिन लालू ने भी पूरी दरियादिली दिखाते हुए अपनी ज़्यादा सीटें होते हुए भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, और 2015 के नतीजे जब बहुत ही माकूल नज़र आए, तब भी राजद ने बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को 2015 से मौका दिया 2015 में, और 17-18 तक आते आते नीतीश कुमार का लालू यादव से फिर मोह भंग हो गया, और 20 में फिर वो बीजेपी में लौट आया। जब 20 में वो बीजेपी में लौटे तो बीजेपी 70 पार करके बड़ी पार्टी बन चुकी थी। 54 से 70 15 में जो उनको मिली थी, और नीतीश कुमार 70 से नीचे खिसक कर 43 पर आ गए थे। लेकिन बीजेपी ने फिर भी उनको पूरी सम्मान के साथ में एनडीए की 125 सीटों की बारीक से बहुमत के साथ मिली हुई जीत के बावजूद मुख्यमंत्री बनाया रखा। बीच में फिर नीतीश कुमार का मन पलटा और फिर वो लालू के साथ हो लिए। तो दोनों ही वक्त उनके साथ में राष्ट्रीय जनता दल के यानी लालू परिवार के छोटे बेटे यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के पद संभालते रहे, और तेज प्रताप यादव भी मंत्री बने उनके बड़े बेटे। लेकिन बाद में नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि लालू परिवार का साथ या सहयोग लेना शेर की सवारी करने जैसा है, तो उन्होंने 2025 के चुनाव के 2-3 साल पहले ही अपने आप को फिर अलग कर लिया, और लोकसभा चुनाव के पहले ही वो फिर भाजपा के पाले में आ गए, और भाजपा ने 43 सीटें होने के बावजूद जेडीयू की नीतीश कुमार को वही सम्मान दिया और मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रखा। अब 25 का जो लोकसभा विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आया है, उसमें बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट उसका रहा है, इसके बावजूद केवल 5 सीटों के अंतर से ही नीतीश बाबू की जनता दल यूनाइटेड पीछे है, यानी 89 पर बीजेपी है, 84 पर जेडीयू है, और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी चिराग पासवान की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता पार्टी
रामविलास पासवान। उन्होंने भी 29 में से 19 सीटें जीतकर एक अच्छा खासा बहुमत जुटा लिया है। और आपको याद है कि 2020 के चुनाव में वो नीतीश कुमार के कारण ही एनडीए से अलग हुए थे और चुनाव लड़कर उन्होंने खुद तो एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जनता दल यू को 32 सीटों पर हरवा दिया था। अब हालत ये हो गई है कि जब ये 2025 का जब चुनाव चल रहा था तो नीतीश कुमार की शारीरिक अवस्था और उनकी मनोदशा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे। उनकी मानसिक दशा और उनके जो सार्वजनिक तौर पर जो उनके प्रसंग सामने आए, चाहे वो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते नजर आए, कभी वो राष्ट्रगान पर तालियां बजाने लगे, कभी विधानसभा में उन्होंने महिलाओं को लेकर अब बहुत ही अमर्यादित टिप्पणियां कर दी। बावजूद उसके उन्होंने महिलाओं का एक बड़ा कार्ड खेला विधानसभा चुनाव के पहले, और उन्होंने जो 8% महिलाओं ने ज़्यादा वोट करके पुरुषों के मुकाबले जो 85 लाख वोटर्स में अधिक वोट डाले 2018 के मुकाबले, तो एक नया एमवाई समीकरण सामने आ गया। पहले लालू यादव का एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण चलता था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 90 यादवों में से केवल 28 ही जीते और राष्ट्रीय जनता दल के लालू परिवार के पार्टी से खड़े हुए 55 में से केवल 11 यादव ही जीत पाए। और मुस्लिम अगर उनकी बात करें विधायकों की, तो आज़ादी के बाद से अब तक सबसे कम सीटें मुस्लिम विधायकों के हाथ में आई हैं, केवल 11 के हाथ में। उन 11 में भी सबसे ज़्यादा 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की IMIM पार्टी के हाथ में गई, जो 2020 में भी आई थी। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से उनके 5 में से 4 विधायक तोड़े थे, तो असदुद्दीन ओवैसी बहुत खिन्न हुए थे और उसी खींच में उन्होंने इस बार 25 कैंडिडेट उतारे थे। हालांकि उसमें 2 हिंदू कैंडिडेट भी थे, और लेकिन वो 5 उनके जो प्रत्याशी जीते वो मुस्लिम हैं। राष्ट्रीय जनता दल से केवल 2 जीते हैं, जनता दल यू से 1 मुस्लिम कैंडिडेट जीता है। ऐसे कुल मिलाकर 11 प्रत्याशी जीते हैं। तो सामान्य तौर पर जो वहाँ पर बात चल रही कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है जिस नतीजे के बाद, तो ये स्थिति उतनी आसान दिख नहीं रही है, या कही जा रही है या दिखाई जा रही है उतनी आसान अंदर से है नहीं। जैसा कि विधानसभा चुनाव के पहले भी बीजेपी बहुत दबे छुपी जुबान में ये कहती थी कि विधायक चुनाव के बाद नया मुख्यमंत्री तय करेंगे, नेता कौन होगा। लेकिन चुनाव आते आते उसने थोड़ा सा कुहासा छांटना शुरू किया कि चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं और उनको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन अब बदले हालात में, चूँकि अगले 5 साल तक अगर नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक दशा इसी तरह की है जिस तरह पिछले बीते 2-3 सालों से दिखाई पड़ रही है, तो उससे 5 साल तक उनको किस तरह से एनडीए उनको ढो पाएगा, एक बड़ा सवाल है। और यही सवाल इस बात का कौतूहल पैदा कर रहे हैं कि बिहार में अब आगे क्या होगा। क्योंकि अगर नीतीश कुमार को तुरंत मुख्यमंत्री बनाना होता तो नतीजे आने के बाद ही एकदम साफ कर देते कि हाँ, नीतीश हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और बिहार चुनाव जब चल रहा था और जो इस तरह की एजेंसियों की रिपोर्ट आ रही थी, आंतरिक खुफिया एजेंसियों की, सर्वे एजेंसियों की, या जो भी आंतरिक सर्वे भाजपा कराती है, संघ कराता है, तो उससे हालत अच्छी नहीं दिख रही थी। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जो वहाँ के चुनाव प्रभारी बनाए गए थे, जो कि कुशल प्रबंधक माने जाते हैं, उसके बावजूद
अमित शाह ने खुद, जो कि कुशल रणनीतिकार हैं, अपने आप को बिहार के चुनाव में झोंक दिया और न सिर्फ उन्होंने भाजपा की संभावनाओं को उजला किया, जो कि पहले से काफ़ी उजली थी, लेकिन उसको और भी ज़्यादा उन्होंने चमकदार बनाने में कोई कमी नहीं रखी, बल्कि जनता दल यू के जेडीयू के जो प्रत्याशी थे उनको लिए भी बड़ा संबल दिया और चिराग पासवान पर जो भरोसा बीजेपी ने जताया था नीतीश कुमार की आंतरिक नाराजगी के बावजूद, वो भी अपनी कसौटी पर खरे उतरे और 29 में से 19 सीटें वो लेकर आ गए। और अमित शाह ने ही वहाँ सीटों के पेंच को सुलझाते हुए जेडीयू के साथ में, जो कि पिछले चुनाव में 115 में से 43 सीट जीती थी, उसको भी 101 सीट दी और बीजेपी ने खुद भी 101 सीट अपने पास रखी, 29 पासवान को दी और बाकी 6 सीटें जो है जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दी। और वो भी मांझी भी 6 में से 5 और उपेंद्र कुशवाहा 6 में से 4 सीटें जिता कर ले आए। तो अगर कोई इस बात की कल्पना करे, जो कि हालांकि पतंगबाजी है, कि जेडीयू और कांग्रेस बीजेपी पिछले अनुभवों के हिसाब से अगर एक बार फिर से अलग हो जाती है तो दोनों ही पार्टियों के लिए राह बहुत कठिन हो जाएगी, क्योंकि अगर बीजेपी के साथ रहने वाले जो घटक दल हैं उनकी संख्या अगर जोड़ ली जाए, जिसमें कि 89 सीटों पर बीजेपी है, 19 चिराग पासवान की, 5 सीटें जो है जीतन राम मांझी की है और 4 सीटें आपके उपेंद्र कुशवाहा की, उसको मिलाकर 118 तक आंकड़ा पहुंचता है, जबकि वहाँ पर मैजिकल मार्क जो बहुमत का है वो 122 का है। अगर एक कल्पना करके करें कि जेडीयू बीजेपी से अलग होकर सरकार बनाने की सोचे और आरजेडी के साथ फिर हाथ मिलाए, तो उसकी 84 सीटें हैं, 25 राजद की हैं, 6 सीटें कांग्रेस की हैं, 4 सीटें जो है वामपंथी दलों की है, उनका भी कुल मिला के योग 118 बैठता है। यानी कि जो 11 अन्य, जिनमें 5 असदुद्दीन ओवैसी के विधायक हैं, वो फिर एक बार महत्वपूर्ण हो जाते 122 के पार पहुंच जाने में। अब वो किसकी नैया पार ला पाएंगे, बीजेपी की या जेडीयू की? दोनों के असर कम है। बीजेपी से सीधे असदुद्दीन ओवैसी जुड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको अक्सर बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। और अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू में उतनी हिचक असदुद्दीन ओवैसी को नहीं हो, लेकिन राजद के साथ में जो उनकी पुरानी खुन्नस है, जो उनके विधायक तोड़े थे 2020 में, वो अब भी बरकरार है, उसकी खराश अभी तक मिटी नहीं है। तो उस हालात में वो राजद के साथ में बहुत खुल के सपोर्ट कर पाएंगे, इसकी संभावना भी दिखती नहीं। तो कुल मिला के अब क्या है, सारी बागडोर जो चुनावी मैदान की जो बागडोर थी, अमित शाह ने संभाल ली थी आखिरी में, और सारे समीकरण, सीटों के बंटवारे से लेकर पूरे चुनाव अभियान को एक नया तेज और धारदार बनाने में जो योगदान दिया, और जिसमें मोदी की 17 सभाओं ने, 14 सभाओं ने, जो कहना चाहिए, जो राजनीतिक रंग घोला और भाजपा और एनडीए के पक्ष में जो एक करवट ली वहाँ के मतदाताओं ने, उसमें एक बड़ा योगदान अमित शाह और मोदी का रहता है। तो अमित शाह वो मैदानी लड़ाई के बाद अब सरकार अगले 5 साल किसकी बने, कैसे चले, ताकि वो जो उम्मीदें बिहार की जनता ने महागठबंधन से 45 लाख ज़्यादा वोटें देकर संजोई हैं,
उनकी कसौटी पर वो खरा उतर पाए। तो अब बात नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार क्या अब भी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद पर रहने की हसरत पालते हैं? और अगर वो नहीं पालते हैं और अगर खुद आगे होकर ये कहते हैं कि मेरी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, वो भले ही चाहे बीजेपी का हो या जेडीयू का हो, तो उनकी जो छवि एकदम निखर के सामने आई चुनावी आंकड़ों के हिसाब से, सीटों के आंकड़ों के हिसाब से, उसमें 4 चांद लग जाएंगे। और इस तरह से अपना नीतीश कुमार का जो बेदाग, व्यक्तिगत रूप से जो बेदाग उनका जो दामन रहा है, वो जो है उसमें 4 चांद लग जाएंगे और वो एक बड़े त्यागी नेता के रूप में उभर के सामने दिखेंगे। लेकिन अगर उनको मजबूरन मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़े तो शायद बीजेपी भी ये नहीं चाहेगी कि उनको ऐसा करने दिया जाए। पर उस स्थिति में 5 साल सरकार चलाएंगे भली नीतीश कुमार, लेकिन रिमोट तो बीजेपी को अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की घोषणाएं बजट में प्रावधान किए हैं उतना तो बजट है नहीं। बगैर केंद्रीय मदद के जो मोदी की घोषणाएं या 129 घोषणाएं जेडीयू ने की थी, उनको उसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए केंद्र की मदद की जरूरत जरूर पड़ेगी और वो आरजेडी का दामन थाम के तो पूरी नहीं हो सकती है। और अगर आरजेडी का दामन थामते हैं तो उम्र के इस मुकाम पे जाकर, जो वैसे ही उनको मिस्टर पलटू राम की उपाधि मिल चुकी है, उनकी छवि और तार तार होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब ये नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर है कि वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या किसी और को मौका देना चाहते हैं। बीजेपी के सामने विकल्प खुले हुए हैं। अगर नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री का ताज पहनना चाहते हैं तो बीजेपी उसके लिए बहुत आनाकानी नहीं करेगी, लेकिन वो कैबिनेट के अन्य मंत्रियों को भी ताकतवर बनाकर एक राजनीतिक संतुलन को और अच्छे तरह से साधने की कोशिश करेगी। फिलहाल ये सारी अटकलबाजियाँ और सब पर बात जो चल रही है, यानी आप कहना चाहिए कि ये नीतीश कुमार के पाले में भी है और दिल्ली के पाले में भी है। दिल्ली को निर्णय लेना है, नीतीश कुमार को आत्ममंथन करना है कि उन्हें एक विजेता के रूप में मुख्यमंत्री रहते हुए, बड़े विजेता के रूप में मुख्यमंत्री रहते हुए 43 से 84 तक जेडीयू को पहुंचाते हुए, जब अपने वो अच्छे मुकाम पर जाकर वो मुख्यमंत्री का पद त्याग करते हैं या फिर वो फिर मुख्यमंत्री बनकर अपनी छवि पर बट्टा लगाएं। और अगर आरजेडी के साथ में या कांग्रेस के साथ में गठजोड़ किया तब तो फिर उनका जो इतिहास जो जब दर्ज होगा उनका नाम, तो वो अच्छे स्वर्ण अक्षरों में तो दर्ज नहीं हो सकता कम से कम। तो अब ज़्यादा पतंगबाजी करना मैं वैसे भी उचित नहीं समझता हूँ। कौन बनेगा ये विषय अब जो है दिल्ली के हाथ में है, नीतीश के हाथ में, अमित शाह के हाथ में, नरेंद्र मोदी के हाथ में, और यही तीनों जो है मिलकर ये तय करेंगे कि नीतीश की पारी को जारी रखना है नहीं। नीतीश को तय करना है कि वो अपनी पारी जारी रखना चाहते हैं या नहीं, और नहीं रखना चाहते तो वो विकल्प भी सुझाएंगे निश्चित रूप से कि उनका सब्स्टिट्यूट कौन हो, उनकी जगह कौन ले। और फिर बीजेपी को भी ये तय करना पड़ेगा कि वो उसको कितना और किस हद तक मानती है और किन शर्तों में मानती है, ताकि वहाँ पर सत्ता का संतुलन
बना रहे, क्योंकि जब आने वाले चुनाव जब आएंगे तो बीजेपी निश्चित रूप से चाहेगी कि वो अगले चुनाव में उसकी सीटों का आंकड़ा 100 को पार करे। 101 सीटों पर लड़के तो वो 100 का सपना नहीं देख सकती थी, लेकिन 120-25 सीट अगर वो आगे चुनाव में अगर सोचेगी, क्योंकि अब उसका जनाधार तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी जो नेटवर्किंग तेज़ी से बढ़ती जा रही है। यानी 2015 में जो अकेले बूथे पे 54 सीटें लाई थी वो, अब वो 70 पार हुई 2020 में, अब 90 पर के आसपास जा पहुंची है। तो अब अगला लक्ष्य उनका 100 पार करना होगा। और उनके साथ में चिराग पासवान, जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा आंख मूंद कर साथ खड़े हुए हैं। यानी उनको बहुमत के करीब तो वैसे ही ला सकते हैं, लेकिन इस चीज़ की संभावना कम लगती है। ये संभावना ज़्यादा है कि नीतीश नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ मिलकर कोई एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जो खुद नीतीश के हित में भी होगा, बिहार के हित में भी होगा और एनडीए के भी हित में होगा। और बिहार के हित में होगा तो देश हित के लिए भी अच्छा ही होगा, क्योंकि बिहार में जितनी ज़्यादा गरीबी है, जितना पलायन है, पलायन दो तरह का, एक तो प्रतिभा का पलायन है क्योंकि वहाँ पर अवसर नहीं है, दूसरा मजदूरों का पलायन है कि उनके हाथों को काम नहीं है। तो प्रतिभा का पलायन तो इसलिए होता है क्योंकि वो बेहतर अपॉर्चुनिटी देखने के लिए प्रदेश छोड़ते हैं, लेकिन जो मजदूर हैं, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनकी एक बड़ी आबादी है और कम से कम नहीं तो 90 लाख लोग मजदूरी की तलाश में बिहार छोड़ के जाते हैं। यानी कि अगर परिवार के हिसाब से देखें तो करीब 2.5 करोड़ परिवार जो है वो बिहार के बाहर से होने वाली आय के ऊपर उनका घर संसार चलता है। तो इन स्थितियों को पलटना उलटना एक जनता दल यू से ज़्यादा बड़ी चुनौती बीजेपी की है, क्योंकि बार बार विपक्षी इस बात को ही हमला कर रहे हैं कि जब बीजेपी के द्वारा संचालित सरकारें, चाहे वो गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, वहाँ तरक्की की रफ्तार ज़्यादा है, तो बिहार में सुस्त क्यों है। तो उसमें गति लाने के लिए बीजेपी को कदम उठाने के लिए जेडीयू से भी 4 कदम आगे होकर चलना पड़ेगा। मित्रों, अब ज़्यादा दिन का मामला नहीं, क्योंकि 23 नवंबर के पहले सरकार का गठन होना है। तो मुख्यमंत्री का चुनाव भी किसी भी वक्त हो सकता है। हो सकता है कि जब मैं ये अपना टेलीकास्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, हो सकता है तब तक कोई नाम आ जाए सामने, किसी नाम पर सहमति हो जाए, शायद नीतीश के नाम पर ही हो जाए, जिसकी सबसे प्रबल संभावना है। और नीतीश अगर खुद त्यागी और बलिदानी पुरुष के रूप में अपने कैरियर को यहीं विराम लगाना चाहते, क्योंकि वो विधानसभा का चुनाव तो पिछले 20 सालों में कभी लड़े ही नहीं है। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि हमेशा विधान परिषद के पिछले दरवाजे से एमएलसी के सदस्य बनकर मुख्यमंत्री बनते आया। इस बार भी यही बने, लेकिन चूँकि वो मुख्यमंत्री थे तो सेहरा उनके सिर पर भी बंधा हुआ है, तो वो भी सारी बातें हैं। लेकिन राजनीति में कब कहाँ क्या हो जाए, और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में ये बहुत मशहूर है कि जब राजनीतिक पंडित और प्रेक्षक जो है, जहाँ उनकी सोच खत्म होती है वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। तो वो क्या निर्णय लेंगे, इसके लिए करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा इंतज़ार, और जैसे ही कोई फैसला आएगा हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे उन मुद्दों के साथ कि किस तरह से बिहार का नया मुखिया कैसे बना, क्यों बना,
और उसके सामने क्या चुनौतियाँ होंगी। मित्रों, आपको ये अंक कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और दोपहर मेट्रो डिजिटल यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए उसे सब्सक्राइब भी करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे फ़िलहाल विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।